हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 11वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नव्या और विवान ने आज खुल के अपने जज्बात बयां कर दिए थे। नव्या विवान के सीने से सिर लगाकर बैठी थी। दोनों बस इस पल को जीना चाहती थे। बहुत बहुत देखा था उन दोनों ने कि विवान ने कहा नव्या। नव्या ने बोला हाँ बोलिए। विवान ने बोला नव्या, कल से एक बार फिर हमें अतीत में जाना है। वो तुमको पहचान चुका होगा और वो फिर से कुछ न कुछ जरूर ही करेगा वो तुम्हें। विवान आगे कुछ कहता कि नव्या ने कहा विवान, रमेश ने जो किया उसे उसकी सज़ा देनी है। वो मेरे लिए बस बुरा सपना है, पर आपके लिए वो आपकी माँ का कातिल है। वो आपकी बहन का कातिल है। वो भले ही उसने उन्हें नहीं मारा, पर उन्हें ज़िंदगी भर का दर्द दिया है। उसने अपनी ही बेटी को छीन और ऐसे इंसान को अगर सज़ा दिलवानी है तो मैं हर वो अतीत से लड़ जाऊंगा जो आपको दर्द देगा। वो मुझे पहचान चुका है, पर पहले वाली नव्या समझकर पर वो नहीं जानता कि वो पहले वाली नव्या नहीं, मैं अब वो हूँ जो उसके हर गुनाह की सज़ा उसे देगी। अब मैं नहीं डरती विवान, क्योंकि आप हो मेरे साथ, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। नव्या ने ऐसा कहा तो विवान ने उसे गले लगा लिया और कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नव्या, कुछ नहीं। विवान अपनी जान देगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। एंड आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग। मैं एक बार को कमज़ोर हो सकता हूँ मेरी नव्या। नहीं। नव्या मुस्कुरा दी। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहे, फिर दोनों घर आ गए। आज एक चमक थी दोनों की आंख में थी। दोनों घर आए तो उधम मचा पड़ा था। नव्या विवान ने देखा तो वो बोले ये क्या हो रहा है। पूरे घर में इधर से उधर भाग दौड़ हो रही थी। निशा अंकुश के निशा अंकुश के पीछे भाग रही थी और अंकुश आगे दादाजी के ये देख हंस रहे थे और नेहा भी हंस रही थी। निशा ने कहा आज तू गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे ये कहने की। तू नहीं जानता, मुझे बोल आज तू गया। निशा अंकुश के पीछे भाग रही थी। अंकुश ने कहा तो जब तुझे देखा था तो तू क्या थी, और आज निशा ने कहा तू क्या थी। दादा ने कहा अच्छा बस करो अब, तुम दोनों कब से लड़े जा रहे हो। और निशा बिटिया तू इसे क्या कह रही है। ये भी भूल जाता है कि इसने खाना खाया क्या, और तू इससे लड़ रही है कि ये तुझे नहीं पहचान पाया। दादाजी के ऐसे कहते ही सब हंस पड़े। अंकुश का मुंह बन गया। निशा ने कहा हाँ दादू, ये तो सही कहा, पता नहीं इसे पुलिस कैसे मिल गई। अंकुश ने कहा देख निशा, तू कुछ भी कह, मेरे वर्क के बारे में नहीं, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। मैं मानता हूँ मैं भूल जाता हूँ, पर अपना काम मैंने जैसे पाया है और बहुत शिद्दत से करता हूँ। और ये कहकर अंकुश चला गया। निशा और बाकी सब देखते रह गए। अंकुश को इतना बुरा लगेगा उसने सोचा नहीं था। दादा बोले ये इतना बुरा मान गया, पर गलत था। उसका काम उसकी पूजा है, हम सबको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विवाह ने कहा मैं देखता हूँ निशा। निशा बोली नहीं मैं देखती हूँ, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ, जानती हूँ उसके लिए उसका काम क्या है फिर भी। और निशा ये कह के ऊपर चली जाती है। वही विवान चलो ये दोनों की सुलह हो ही जाएगी और फिर से ये लड़ने लगेंगे। ऐसे ही हैं ये दोनों। दादाजी ने कहा आप परेशान मत हो, ये ऐसे ही हैं। दादाजी बोले ये तो है, पर फिर भी अंकुश आज पहली बार ऐसे उसको देखा है। सब दादाजी को देखने लगे। नेहा मन ही मन बोली अंकुश को आज क्या हुआ। वहीं रमेश ने जब से नव्या को देखा था तो उसके इरादे फिर उठ रहे थे। वो अपने ही दिमाग में था। कल विकी के संग मेरी उसने कहा कल विकी के संग मेरी पर्सनल मीटिंग फिक्स करवाओ। अब जो प्रोफेशनल बन ही रहे हैं तो पर्सनल भी देखना ही चाहिए। उसका आदमी बोला जी सर हो जाएगा, मैं अभी करवाता हूँ। और ये कहकर वो आदमी चला गया। रमेश एक गंदी हंसी हंसते हुए एक व्यक्ति का इंतजार सच में बहुत खूबसूरत है, और फिर वो हंस देता है। भाग जाते हैं अंकुश अपने। वहीं दूसरी तरफ
दोनों भाग जाते हैं। अंकुश अपने कमरे में जाता है कि तभी निशा वहाँ आ गई। अंकुश ने देखा पर कुछ नहीं बोला तो निशा बोली, अरे बाप रे, इतना गुस्सा, तेरे गुस्से से ही मुजरिम होंगी। क्यों? पर मैं तेरी मुजरिम थोड़ी हूँ जो तू यूँ ऐसे गुस्से में है। अंकुश जो काम कर रहा था वो बोला, निशा मैं नाराज नहीं हूँ, बस अपने काम को लेके। तू जानती है कि मैं कितना कुछ खो दिया है। निशा, अगर विवान और तुम नहीं होते तो आज इस अंकुश का नाम तक नहीं होता। दादाजी का प्यार मिला, वरना परिवार क्या, मैं ये भी नहीं जानता था। बस अगर कुछ मैं कमाया हूँ तो वो मेरी जॉब है, मेरा फ़र्ज़ है, और मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसे चला आया। पर मैं सच में तेरे से नाराज़ नहीं हूँ, बस कुछ है जो वक्त से याद आ गया। निशा अंकुश के पास आई और कहा, आई नो तू क्या कह रहा है, पर तू अकेला नहीं है, मैं हूँ, विवान है, नव्या है, दादाजी हैं। तेरा पास्ट आज तक हम सभी जानते हैं और हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अंकुश, तू इस घर का हिस्सा है और हमेशा है। क्या हुआ अगर तेरे मॉम डैड ने तुझे नहीं अपनाया, पर हम हैं और हमेशा रहेंगे, समझा? अंकुश देखता रह गया। जो निशा हमेशा उसे तंग करती थी, उसका मजाक बनाती थी, वो आज इतना गहरा कह गई। अंकुश को ऐसे देख निशा ने कहा, अबे साले, देख, ऐसे ना देख। फिर वो अंकुश के पास आई और कहा, मैं तेरी नेहा नहीं जो ऐसे देख रहा है, और आंख मार दी। अंकुश उसे हैरानी से देखने लगा तो निशा ने कहा, अरे हमको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? वैसे चॉइस अच्छी है, वो ही तुझे सुधारेगी, जैसे पहले दिन सुधरा था। और हंस दी। अंकुश आईब्रो उठा के, रुक तू, पर तब तक निशा भाग गई। अंकुश, रुक तू। वो कमरे से बाहर आया तो नेहा वहाँ खड़ी थी, उसकी आंख में आंसू थे। अंकुश समझ गया कि नेहा ने उसकी बात सुन ली है। वो नेहा के पास आया और बस नेहा को गले लगा लिया। शायद इस वक्त वो ऐसे ही उसे समझा सकता था। नव्या और विवान कमरे में आ गए थे। नव्या ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी और अपनी चूड़ियाँ निकाल रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो आज हुआ था। उसे सोचकर वो मुस्कुरा रही थी कि तभी विवान चेंज करके आया। उसने नव्या को ऐसे देखा तो वो भी मुस्कुरा उठा और धीरे धीरे वो नव्या के पास आया। नव्या इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि विवान उसके पास खड़ा है। जैसे वो जैसे ही उठकर मुड़ने को हुई, विवान से टकरा गई। वो गिरती कि विवान ने उसे पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। नव्या उसके सीने से जा लगी, उसकी आंखें बंद हो गई थी। विवान नव्या को देखने लगा। वो नव्या के कान के पास अपने होंठ लाया और कहा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा नव्या। विवान की आवाज़ से नव्या की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो विवान उसे पकड़ा हुआ था। नव्या बहुत धीरे से बोली, विवान हमें छोड़ो। तो विवान ने कहा, क्यों, क्या मेरा हक नहीं है? तो नव्या ने कहा, वो बस विवान आप। विवान ने उसे छोड़ दिया और कहा, नव्या डरो मत, मेरे से जैसे आज तक रहे हैं वैसे ही रहो। और किस बात का डर है, मैं क्या डरावना हूँ? वो अपनी शक्ल को देखते हुए बोला तो नव्या उसे देखने लगी। उसे लगा कि विवान को बुरा लग गया तो वो विवान के गले लगते हुए बोली, विवान आप हमसे नाराज मत हो, वो आगे कुछ कहती कि विवान ने कहा, नव्या मैं क्यों नाराज होऊंगा, वो भी तुमसे। तुम वक्त चाहती हो और मैं वक्त दूंगा भी, चाहे कितना वक्त हो मेरे लिए। बस इतना ही काफ़ी है कि मेरी नव्या मेरे साथ है। और फिर तुम ऐसे रोने लगोगी तो 100% नाराज़ हो जाऊंगा, और फिर तुम जानती हो कि मैं कैसे मानता हूँ। वो नव्या के होठों की तरफ देखने लगा तो नव्या शर्मा गई। वहीं विवान ने कहा, हाय, मेरी नव्या शर्माती हुई कितनी प्यारी लगती है। मैं तो गया और दिल पर हाथ रख कर नाटक करने लगा। विवान को ऐसा करता देख नव्या हंस पड़ी तो विवान उसे देखने लगा और मन ही मन कहा, बस यूं ही हंसती रहो और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसे ही रहना मेरी नव्या। विवान उसे देख रहा था तो नव्या बोली, चलो अब सो जाते हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है ना। विवान ने कहा, हाँ चलो। विवान और नव्या लेट गए कि नव्या विवान के पास आई और उसके हाथ पर अपना सिर रखते हुए कहा, मुझे सुकून अब यही मिलता है और मैं यहीं सोऊंगी। और विवान को पकड़ लिया। विवान ने नव्या के माथे पर किस किया और कहा, और मुझे मेरी धड़कन के बिना सोने की आदत नहीं है, बहुत रह लिया। और नव्या को बाहों में लेके वो भी सो गया। कल का दिन एक नई सफ़र लाने वाला था। कैसे होगा, क्या हो गया, नव्या विवान हर मुश्किल का सामना, रमेश की हर चाल से कैसे वो पार कर पाएंगे, ये देखते रहे। अगली सुबह जब विवान की आंख खुली तो नव्या को अपने
पास सोता देख एक नूर उसकी आंखों में आ गया। उसे देख रहा था। विवान मन ही मन बोला, मैं हर खुशी तुम्हें दूंगा, हर दर्द, हर तकलीफ से, हर बुरी नज़र से तुम्हें दूर रखूंगा। रमेश की नज़र तुम पर होगी, पर मेरी नज़र उस पर, वो जो सोच रहा है मैं उसे भी बड़ा करूंगा। दीपक ने जो किया मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं हूँ। और नव्या के माथे पर किस करके वो धीरे से उठा और वॉशरूम चला गया। कुछ ही देर में वो वापस आया तो नव्या अब भी सो रही थी। विवान ने उसे देखते हुए कहा, कितनी प्यारी लग रही है, पर उठते ही आँख बन जाती है। और वो खुद ही पर हंसने लगा। इतने में नव्या की आँख खोली तो वो नींद में ही बोली, गुड मॉर्निंग मेरी हवी, और फिलो को किस करके फिर से सो गई। नव्या को ऐसा करता देख विवान बोला, गुड मॉर्निंग मेरी वाइफी, और उसके गाल पर किस दिया, जिससे नव्या के सोते सोते ही मुस्कान आ गई। विवान ने अपना फ़ोन लिया और खोला तो उस पर विशाल का मैसेज था। विवान ने पढ़ा और फिर किसी को फ़ोन करके कहा, मीडिया और बाकी सबको मेरे ऑफिस में आने को बोलो, मीटिंग फिक्स्ड करो। आज रमेश से मैं मिलना चाहता हूँ, और साथ ही मिस रागनी को भी आज की इस मीडिया की इन्फॉर्मेशन दे दो। और रमेश के साथ मेरी मीटिंग मीडिया के आमने सामने हो। बाकी उसकी लंदन में जो कंपनी टेक ओवर है उन सबको भी इन्फॉर्म करो कि आकर मिले, और रोहित और रोजी को भी आने को कह दो वहाँ से। ओके। बोल के विवान फ़ोन रख देता है और कहता है, तुम्हारी खेल से शुरुआत मिस्टर रमेश चंदानिया। और वो कमरे से बाहर चला जाता है। रमेश आज पूरी तैयारी के साथ आया था। कल जब से उसने नव्या को देखा था उसके मन में बहुत कुछ था जो उसकी सोच और उसकी हवस को बयां कर रही थी। रमेश गाड़ी में बैठा और जैसे ही जाने को हुआ उसके सामने एक गाड़ी आके रुक गई। उसने कहा, गाड़ी क्यों रोक दी? तो उसका आदमी बोला, सर वो आगे पुलिस है। रमेश चौंक गया और बाहर देखते हुए बोला, पुलिस? पर तभी उसकी गाड़ी के पास एक पुलिस का अफसर आया और गाड़ी का शीशे पर अपना हाथ मारा। रमेश ने शीशा नीचे किया तो वो अफसर ने कहा, आप ही रमेश चंदानिया हैं? रमेश ने कहा, जी मैं ही हूँ ऑफिसर। ऑफिसर ने कहा, बाहर आइए। रमेश ने कहा, पर ऑफिसर हुआ क्या है, बताए तो। और आप? ऑफिसर बोला, आप बाहर आए बस। और उसने अपने साथी हवलदार से कहा, बाहर लेके आओ इन्हें। हवलदार ने कहा, जी सर, और रमेश को गाड़ी से बाहर लाया। रमेश ने कहा, अरे पर ऑफिसर मैंने किया क्या है जो आप इस तरह से मुझे, और आप जानते नहीं हैं मुझे? वो आगे कहता कि उस ऑफिसर ने कहा, हवलदार जरा गाड़ी की डिग्गी चेक करो। और वो गाड़ी चेक करता है। रमेश ने कहा, सर ये क्या बदतमीजी है, आप ऐसे कैसे मुझे रोक सकते हैं? आज मेरी इतनी ज़रूरी मीटिंग है और आप सब मुझे क्यों रोके हुए बिना मतलब के? मैं आपकी कंप्लेंट ऊपर तक करूँगा। कि तभी हवलदार की आवाज़ आती है, सर। ऑफिसर उस तरफ जाता है और देखता है, फिर वो रमेश को देखता है और कहता है, हाँ तो क्या कह रहे थे आप? मैं आपको नहीं जानता, आप मेरी कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल सही, कंप्लेंट तो होगी, पर आपके अगेंस्ट एफआईआर है। रमेश के होश उड़ गए और कहा, एफआईआर? पर क्यों, क्या किया है मैंने? अफसर ने बोला, क्या किया है, आइए दिखाते हैं आपको। और वो रमेश को गाड़ी की तरफ ले जाता है। रमेश देखता रह जाता है। गाड़ी में कुछ ड्रग्स रखी थी। रमेश ने कहा, सर ये मेरा नहीं है सर। ऑफिसर बोले, वो आप अब लॉकअप में कहिएगा। हवलदार, अरेस्ट। रमेश बोला, पर लेकिन ऑफिसर नहीं सुनता और रमेश को ले जाते हैं। कि बहुत देर से एक शख्स जो ये सब देख रहा था उसने किसी को कॉल किया और कहा, सर हो गया। सामने से आवाज़ आई, गुड, शाम तक इसे हवा खाने दो, आखिर इसे पता तो चले जेल क्या होती है। और हाँ, जो कहा वो कर देना। शख्स ने कहा, जी सर हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। और फ़ोन कट जाता है। इधर नव्या की आंख जब खुलती है और वो घड़ी देखती है तो 8 बज रहा होता है। नव्या एकदम से कहती है, 8 बज गए और मैं सोती रही। विवान ऑफिस चले गए और मैं वो जल्दी में सो कैसे सकती हूँ? मैं इतनी जल्दी सोई और इतनी देर तक सो कैसे सकती हूँ? इतनी देर तक कैसे? वो उठने लगी कि उसे अपने बेड के पास से एक लेटर मिला। नव्या ने उसे देखा और कहा, ये किसका है? उसने उसे उठाया और खोला और पढ़ने लगी। इतना क्यों परेशान हो जो इतनी जल्दी है करने की? आराम से, इतनी क्या बुलेट ट्रेन बन रही हो? अच्छा सुनो, तुम तैयार हो जाओ और नाश्ता करके आना, ये नहीं कि ऐसे बिना कुछ खाए आ जाओ, समझी? और मैंने कुछ खा लिया है तो अब तुम खा लेना। चलो लेटर बाद में, अब तैयार हो। मैं
अब तैयार हो जाओ और तुम साथ में मैं और तुम साथ में लंच करेंगे, मेरी प्यारी बीवी नव्या। नव्या हंस दी और कहा ठीक है पतिदेव, और चली गई तैयार होने। विवान अपने कैबिन में काम कर रहा था कि उसने कुछ आवाज़ सुनी। वो बाहर आया तो उसके ऑफिस की एक लड़की और लड़का एक दूसरे को प्रपोज किया था, जिसे देख सब तालियां बजा रहे थे। विवान को जब सबने देखा तो सब एकदम से चुप हो गए कि वो लड़का बोला, सर हम बस वो वो कुछ कहता कि विवान आगे आ गया। सब जानते थे कि विवान को ऑफिस में साइलेंस चाहिए होता है। सब अब डर रहे थे कि विवान ने ताली बजाई तो सब हैरान हो गए। विवान ने कहा, अरे इसमें डरने की क्या बात है, आज तो पार्टी होनी चाहिए। तो आज मेरी तरफ से इन दोनों ये ट्रीट, और आप सबको भी। सब विवान का ये रूप देख बहुत हैरान थे। कुछ ही देर में विवान अपने कैबिन में आ गया और उसे नव्या का उसे प्रपोज करना याद आ गया। वो मुस्कुरा उठा कि कैबिन का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। विवान ने जैसे ही उसे देखा उसकी हंसी गायब हो गई और एक गंभीर चेहरा सामने बन गया। वहीं पुलिस जैसे ही रमेश को लेकर थाने आए, रमेश बोला, मैं कब से कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे जानते नहीं हैं। अभी के अभी आप सबको मैं देख सकता हूँ कि तभी एक आवाज़ गूंजी, हाँ तो देख लेना, तेरी आंखें हैं, देख हम सबको, थाने को देख, हमें देख, और तो और एक बहुत मस्त जगह भी है, देख जहाँ तू पहली बार जा रहा है। रमेश ने सामने देखा तो एक आदमी चल के आ रहा था। उसे देखते ही बाकी सब ऑफिसर्स ने उसे कहा, जय हिंद सर। रमेश कुछ देर देखता रहा, फिर कहा, तू है वो जो आगे कहता है कि उस आदमी ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ दिया। रमेश तो बहुत चक्का सा देखता रह गया। वो आदमी, ये थप्पड़ मुझे तू कहने के लिए समझा, और फिर अपने ऑफिसर से इसे जेल में डालो, ऑफिसर से बोला इसे जेल में डालो, अभी बहुत तू करता है, इसकी तू तू ही निकालता हूँ। ऑफिसर ने बोला, जी सर। उसने रमेश को पकड़ा और कहा, चल तेरी तो। रमेश ने कहा, कौन हो तुम? वो आदमी रुककर बोलता है, अंकुश, समझा, और चला गया। रमेश देखता रह गया। नव्या तैयार हुए और नीचे आ गई। दादाजी, नेहा और अंकुश सब नाश्ता कर रहे थे। नव्या धीरे से वहां आई और दादा को देखने लगी, पर दादाजी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। नव्या बोली, दादाजी, तो दादाजी ने बिना नव्या को देखे कहा, नेहा। नेहा ने कहा, जी दादाजी। दादाजी बोले, मुझे वो दही देना। नेहा ने बोला, जी। नेहा ने उन्हें दही दे दिया। वो नाश्ता करने लगे। नव्या को लगा कि उसके देर से उठने की वजह से दादाजी उसे नाराज हो गए, तो वो बोली, दादाजी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम इतनी देर तक सो रहे थे, पर सच में हमें नहीं पता था कि इतनी देर हो जाएगी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी बहू होने की हर जिम्मेदारी पूरा करेंगे। नव्या की आंख भर जाती है कि सब हंस पड़े। नव्या हैरानी से देखने लगी तो नेहा ने कहा, देखा, कहा था मैंने कि ये ऐसे ही करेगी। और दादाजी आपने भी क्या कमाल की एक्टिंग की है। एक पल को मुझे भी लगा आप नाराज़ हो गए हो कि सब नव्या को देखे तो उसकी आंखें नम थी कि अंकुश उसके पास आया और प्यार से कहा, अरे क्या हुआ नव्या, हम सब ऐसे ही मजाक कर रहे थे, कोई नाराज नहीं है तेरे से। दादाजी बोली, बेटा तू इस घर की बहू है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई काम ही करेगी। अरे तू इस घर में आई है और जैसे तू चाहेगी वैसे रह। अगर देर से उठेगी भी तो इसका मतलब नहीं है कि मैं तेरे से नाराज होऊंगा। क्यों नाराज हूँ मैं तेरे से, अंकुश, विवान, यहाँ तक कि मैं भी देर से उठता हूँ कभी कभी। फिर अगर तुझे देर हो गई तो क्या हुआ, लोग शादी करके बहू को ले तो आते हैं, पर उसे वो वो सामान वो सम्मान, वो इजाज़त नहीं देते जो हक उसका। और तू है ही इतनी प्यारी कि तेरे से नाराज कैसे हो सकता हूँ। वो मैं तुझे बस यूं ही तंग कर रहा था। दादाजी ने उसे सिर पर हाथ फेर के कहा तो नव्या की आंख भर आई। दादाजी ने कहा, अरे तू अब रोएगी ना तो वो जो मेरा पोता है ना मुझे छोड़ेगा नहीं, कहकर गया था कि तुझे कुछ खिला दूं, चल अब खा ले। और हाँ सुन, नव्या के कान के पास आए और कहा, ये सब इस अंकुश ने किया था, और भाग गए। अंकुश, दादा मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार ये तो मेरी लंका लगवा देंगे। नेहा बोली, हाँ तो अब विवान को मैं बताऊंगी ना। अंकुश ने अपना सिर पीट लिया और कहा, गई भैंस पानी में। नव्या हंस दी और कहा, उसकी हंसी देख अंकुश और नेहा भी मुस्कुरा उठे। वहीं विवान का चेहरा गंभीर हो गया था। उसके सामने रागनी थी। रागनी
विवान, तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले तुमने मेरे भाई को मरवा दिया और अब मेरी मेहनत बरसों की उसे भी तुम बर्बाद कर रहे हो। तुम समझते क्या हो? ऐसा करने से तुम रागिनी को बर्बाद कर सकते हो। मैं रागिनी हूँ, इतनी सस्ती नहीं हूँ जो किसी से भी बिखर जाऊं। तुम भूल रहे हो मैं हूँ क्या? विवान अब भी चुप था। आज सब हैरान थे कि रागिनी इतना सब कह रही है और विवान चुप है। विवान अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर कहा, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ रागिनी जी। मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ? आप मुझे इतना कुछ जो दिया तो अब मैं भी तो कुछ दूंगा ही ना। अरे आप बैठो, खड़ी क्यों हो? उसने बेल बजाई तो पियोन आया तो विवान ने कहा, मैम को बिठाएं। पियोन तक विवान को देखने लगा तो विवान ने कहा, लाओ। पियून गया और चेयर ले आया। रागिनी को भी विवान का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ कहती कि विवान ने कहा, हाँ तो रागिनी खन्ना जी, आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, है ना? पर मैं आपको रहने लायक ही नहीं छोड़ूंगा तो फिर ये सवाल ही क्या है? और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। 15 साल पहले जिस इंसान के लिए आपने मेरा परिवार को मिटाया था, आप उससे मिलना नहीं चाहती क्या? अब रागिनी के होश उड़ गए। वो बोली, रमेश। विवान ने कहा, रमेश हैं जी। क्यों? इतना क्यों? हाँ जी रमेश। क्यों इतना क्यों चौंक रही हैं इस नाम से? तो आपकी बड़ी पहचान है। अच्छा, अच्छा समझ गए। इतने साल बाद वो आया है तो आप संभाल नहीं पा रही हैं ना? होता है, होता है। एक काम कीजिए। विवान ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, सुनो, जरा इन्हें इनकी औकात वाली जगह ले जाओ जहाँ ये अपना हिसाब देख ले। रागिनी गुस्से में बोली, विवान। विवान ने कहा, शांत रागिनी जी, अभी आप मुझ पर नहीं अपने पुराने रिश्तों से मिलाएं। ड्राइवर से बोला, ले जाओ इन्हें। रागिनी बोली, तुम बहुत अकड़ रहे हो विवान। विवान अब गुस्से में सिर्फ बोला, सिर्फ अकड़ रहा हूँ रागिनी, लेकिन तुमने जो किया है उसका सबूत अगर पुलिस तक आ गया तो तुम क्या करोगी? सोचा भी है? रागिनी, क्या किया है मैंने? ये बकवास है, विवान बोला। विवान ने कहा, अभी जी लो, बहुत जल्द। क्या किया है सब समझ आ जाएगा और आप अब आप जा सकती हैं। वो क्या है? मेरी फैमिली टाइम है और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली टाइम को आप यहाँ बैठे बैठे देखें और फिर आपकी बेताबी भी तो बढ़ रही है। जाइए। अब रागिनी गुस्से से निकल जाती है कि तभी वहाँ नव्या आ जाती है तो रागिनी को जाती देखती है तो मन ही मन कहती है, विवान, और जल्दी से केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वो केबिन में जैसे ही आती है तो विवान बैठा हुआ था। नव्या विवान के पास आती है और उसे देखते हुए कहती है, विवान, वो रागिनी, आप शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ आप इस शांत के पीछे। वो आगे कहती कि विवान बोलता है, नव्या मैं ठीक हूँ और फिर रागिनी को आज मैंने ही बुलाया था। नव्या हैरानी से देखने लगती है। विवान कहता है, जल्द ही समझ जाओगे। नव्या बोली, ठीक है, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वो मुंह बना के कहती है। विवान ने कहा, क्यों, मैंने क्या किया? नव्या बोली, आप मुझे बिना बताए ऑफिस आ गए। विवान ने नव्या को बाहों में लिया तो नव्या पीछे होते हुए बोली, क्या कर रहे हैं विवान? ये ऑफिस है, आप कुछ तो सोचो, कोई आ गया तो? विवान ने उसे पकड़ते हुए कहा, तो मेरी बीवी है, उसे गले लगा लिया, गले लगा रखा है तो क्या हुआ? किसी और को थोड़ी लगाया है। और तुम मेरे से नाराज हो तो मैं तुम्हें बिना मनाए कैसे रहने दूं? नव्या ने कहा, पर अब मैं और नाराज होने वाली हूँ। विवान बोला, क्यों जी? नव्या, वक्त देखो, आपको लंच करना था और आप काम कर रहे हैं। विवान बोला, नहीं, मैं बस आपका इंतजार कर रहा था, साथ में करेंगे कहा था ना। नव्या बोली, विवान ने कहा, तो चलो पहले कुछ खा ले, वरना मेरी बीवी को बहुत गुस्सा आ जाएगा। और वो नव्या को चेयर पर बैठा देता है और खुद पास में बैठ जाता है। उसके कुछ ही देर में दोनों लंच करते हैं। फिर नव्या कहती है, विवान, कल हम उनको इनविटेशन देने जा रहे हैं। ऐसे में उसे शक हो गया तो कि अचानक से हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर विवान ने कहा, ऐसा नहीं होगा नव्या, क्योंकि उसके लिए जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद ना उसे शक होगा ना कुछ, वो खुद भरोसा करेगा हम पर। नव्या उसे ही देखने लगी। वहीं अंकुश आज जल्दी पुलिस स्टेशन जा रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया। अंकुश ने बिना देखे कहा, कौन है? देख तो लेते, आंखें हैं या बटन? सामने से आवाज़ आई, मेरी आंखें बटन है या नहीं? पर मैं तो टकरा गई, क्या करें? लोग लोग बोलो। अंकुश, क्या कर लोगे? बोलो। अंकुश ने सामने देखा तो नेहा थी। वो उसके लिए नाश्ता लाई थी। अंकुश ने कहा, सॉरी नेहा, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं कुछ। वो आगे बोलता कि नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाते हुए बोली, देखो 5 मिनट है तो ये सब बाद में
बाद में बात करेंगे। और एक ऑफिसर ऑफिसर के लिए वक्त कितना कीमती होता है मैं जानती हूँ। तो हम अपनी ये वाली स्वीट से लड़ाई बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी चलो नाश्ता करो। नेहा ने अंकुश को बिठाया और नाश्ता की प्लेट लेकर बैठ गई और उसे खिलाने लगी। अंकुश उसे ही देख रहा था तो नेहा बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अंकुश ने बस उसे गले लगा लिया और कहा, मैं जानता हूँ नेहा, मेरे काम की वजह से आगे भी ऐसा होगा कि मैं वक्त ना दे पाऊँ। मैं इस वक्त भी तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ। तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ दोपहर में। तो नेहा ने उसे प्यार से कहा, अंकुश आप तो मेरे साथ हर वक्त रहते हो, मेरी हर एहसास में हो आप। फिर कैसे आप कह सकते हो कि आपने वक्त नहीं दिया? और फिर जब आपका सारा काम पूरा हो जाएगा तब आप मेरे पास ही तो आएंगे, फिर कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, समझे? और फिर तुमको झेलने के लिए तुम्हें ताकत भी तो चाहिए ना। और मुस्कुरा दी। अंकुश बोला, अच्छा जी ऐसा, पर मुझे झेलना इतना आसान नहीं है, कहीं कोई और मुझे ले गई तो? अंकुश ने ऐसे ही कहा तो नेहा ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, तुम ना अपनी ये पुलिसगिरी मेरे सामने न चलाया करो। तुमने कभी मुझे छोड़ा? वो आगे कहती कि अंकुश ने उसके माथे पर किस कर दिया और कहा, मेरी ये डैडी ही मेरी सब है और हमेशा रहेगी, और उस डैडी के अलावा मुझे कोई भी नहीं चाहिए। नेहा मुस्कुरा दी। फिर अंकुश बोला, मैं चलता हूँ अब, और नेहा को गले लगाकर चला गया। नेहा मुस्कुरा उठी और धीरे से कहा, पागल कहीं का। दोनों ने लंच किया और फिर नव्या ने प्लेट समेटते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट से रमेश को बहुत बड़ा फ़ायदा है और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो इस प्रोजेक्ट को लेने की हर कोशिश करेगा। ऐसे में वो हर हद पार कर सकता है। लेकिन जो तुमने सोचा है वो सही तो है, लेकिन इसमें एक चेंज करना चाहिए ताकि हम इस प्लान को और सही जान पाए और सही कर पाए। अगर तुम ठीक समझो तो मैं बताओ विवान नव्या से बोला, हाँ क्यों नहीं, इसमें सोचने वाली क्या बात है, बताओ ना मुझे। नव्या ने कहा, ठीक है शाम को घर पर मिलते हैं, अभी बहुत कुछ करना है मुझे। विवान बोला, क्या करने वाली हो शेरनी? ऐसा कहीं मर्डर तो नहीं करने वाली जैसे विक्रम का? वो आगे कहता कि चुप हो गया क्योंकि नव्या उसे देख रही थी। वो समझ गया था कि उसने ये गलत कह दिया है। नव्या ने जब विक्रम को मारा तब वो कैसे बाहर आई थी इस बात से ये विवान बहुत अच्छे से जानता था, और अनजाने में ही सही विवान ने वो बात याद दिला दी थी। वो नव्या के पास आया और कहा, नव्या मैं बस कि नव्या ने कहा, विवान मैं काम कर लेती हूँ, फिर मुझे घर पर भी काम है, ठीक है? और वहाँ से चली जाती है। विवान, ये क्या कह गया मैं? वहीं रागिनी ने जब ये सुना था कि रमेश इंडिया में है, उसकी बेचैनी और एक अजीब सा था जो कुछ बढ़ गया था। 15 साल की यादों में वो एक बार फिर चली गई थी। कैसे विवान की माँ के मरने के बाद जहाँ रागिनी ने सोचा था कि सब उसका है, पैसे प्यार सब, स्वाति भी इस दुनिया में थी और विवान को तो उसने अनाथ बना दिया था। विवान अपनी माँ और बहन की मौत के बाद चला गया था, या ये कह लो वो उस घर में रहना ही नहीं चाहता था, जिसकी वजह से रागिनी बहुत खुश थी क्योंकि रमेश की जायदाद में उसके वारिसों के नाम नहीं था। वो अपने और रमेश के आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही थी। पर कहते हैं ना, जो आपका नहीं वो किसी और का कैसे हो सकता है, जो अपनों का नहीं वो किसी और का कैसे हो सकता है। और ये ही कहीं ना कहीं रागिनी के साथ होने वाला था। कुछ वक्त तो सब सही रहा, रमेश उसकी हर ख्वाहिश और उसकी हर ज़रूरत पूरी करता और रागिनी भी उसके लिए वो सब करती जो वो चाहता। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे रमेश का मन भी भर चुका था। अब वो उसे दूर रहता, घर भी नहीं आता था। रागिनी समझ चुकी थी कि रमेश क्या करने की कोशिश कर रहा, इसलिए एक दिन जब वो घर लौटा तो रागिनी सोई नहीं थी। अक्सर रागिनी जागती थी, इसलिए रमेश को फर्क नहीं पड़ा। वो जाने लगा कि रागिनी की आवाज़ आई, आज किसको अपने बिस्तर की रानी बनाया है? रागिनी से ये सुन रमेश गुस्से में बोला, तुमसे मतलब? रागिनी बोली, आवाज़ नीचे, मैं तुम्हारी वो बीवी नहीं हूँ जो तुम चिल्लाओगे और मैं सुन लूँगी। होते कौन हो तुम जो मुझे यूज किया और छोड़ दी? रमेश बोला, यूज कैसे? यूज? तुम क्या समझती हो तुमको कि तुमसे शादी कर ली तो मैं बस वो संस्कारी एंड ऑल बन जाऊँ? मैं जो
चाहे करूं। रागिनी गुस्से में, तुम भूल रहे हो रमेश कि मैं जब चाहूं तुम्हें सड़क पर ला सकती हूँ और तब तुम कुछ नहीं कर सकते। रमेश बोला, अच्छा, पर तुम ऐसा कर नहीं सकती, पता ना क्यों? क्योंकि मैं कल की फ्लाइट से लंदन जा रही हूँ हमेशा के लिए और वहीं रहूंगा। और तुम अगर सोच रही हो कि मुझे रोक सकती हो तो ये बहुत ही गलत सोच रही हो, क्योंकि अगर ऐसा तुम करोगी तो मैं तुम्हें मेरी पहली बीवी और बच्चों को मारने की जुर्म में अंदर कर सकता हूँ। साथ ही तुम्हारा वो भाई जो इतने सारे गलत काम कर रहा है, वो कहा मैं बहुत पहले से जानता हूँ। रागिनी ने कहा, तुम्हें जाना है जाओ, पर एक बात याद रखना, जिस दिन हमारी मुलाकात दोबारा हुई उस दिन तुम पछताओगे रमेश। रमेश हंसते हुए बोला, देख लेंगे जान, और चला जाता है। रागिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर कहती है, सी यू वेरी सून रमेश। कि तभी गाड़ी की आवाज़ से वो वापस अपने वर्तमान में आती है तो ड्राइवर कहता है, मैम पुलिस स्टेशन आ गया। रागिनी पुलिस स्टेशन को देखती है और फिर गाड़ी खोल अंदर चली जाती है। रागिनी को आता देख सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रागिनी ऐसे आना कोई छोटी बातें तो नहीं थी। वो सीधे एक कांस्टेबल के पास जाती है और कहती है, मुझे रमेश चंदानिया से मिलना है। कांस्टेबल बोला, आप ऐसे नहीं मिल सकती उनसे। रागिनी बोली, तुमसे जो कह रही हूँ वो करो। वो गुस्से में बोलती है कि एक आवाज़ आती है, ये कोई आपका नौकर नहीं है रागिनी खन्ना जो आप उसे ऐसे हुक्म दे, और हम सिर्फ जनता के सेवक हैं, आप जैसे मुजरिमों के नहीं। रागिनी बोली, माइंड योर लैंग्वेज, तुम हो कौन जो ऐसे बोल रहे हो? तमीज आप सीखो, समझे? मैं जो भी हूँ सो हूँ, पर ये जगह मेरी है और यहाँ मेरा ऑर्डर ही फॉलो किया जाता है। कांस्टेबल, इन्हें अभी के अभी यहाँ से जाने को कह दीजिए। ये किसी से मिलेंगी और ना ही इजाज़त है एक मुजरिम को दूसरे मुजरिम से मिलने की। रागिनी ने कहा, तुम जानते भी हो क्या कर रहे हो? बिल्कुल, अंकुश कुछ भूलता नहीं है, और अभी अभी आपने एक कांस्टेबल और एक डीएसपी से बदतमीजी की, वो भी ऑन ड्यूटी, तो आप पर केस करने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। रागिनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसने गुस्से में उसे घूरा और वहाँ से चली गई। रमेश को जेल की हवा खाते देख विवान को जो सुकून था वो उसके बदले की पहली शुरुआत थी। साथ ही रागिनी का उससे मिलने के लिए जाना, पर इतना पास होते हुए भी न मिल पाना उसका ही प्लान था। विवान ने खुद से ही कहा, आज तुझे समझ आएगा, जब सबसे बड़ा दुश्मन तेरी आंख के सामने हो और हम कुछ कर ना पाए तो क्या बीतती है। तूने इसके ही सहारे मुझे सबसे बड़ा दर्द दिया था ना, अब यही तेरे पतन का कारण बनेगी और तू खुद इसे बर्बाद करेगा। और मैं तुझे रमेश, शाम हो चली थी। रमेश ने सारे वकीलों को शहरों के छान लिया था, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था, और करता भी क्यों? वो जिस केस में था उसमें बेल मिलना इतना नामुमकिन ही था। रमेश ने अपने आदमियों से कहा, तुम सबके सब निकम्मे हो, एक वकील तक नहीं ला पा रहे हो, और वो ड्रग्स मेरी गाड़ी में आई कैसे? तुम सबके नाक के नीचे कोई आता है और मेरी गाड़ी में वो सब रख देता है, और तुम सब क्या सो रहे थे? रमेश गुस्से में कहता है। उसका आदमी बोला, बॉस क्या हुआ? कैसे? क्या हुआ कैसे? हम नहीं जानते, हम तो पूरे वक्त ध्यान रख रहे थे, पर कौन आया कैसे आया ये हमें नहीं पता। रमेश बोला, तेरे ध्यान का अचार डालूं मैं? अब जाओ, और मुझे अभी के अभी बाहर जाना है, वरना मैं बाहर आऊँ ना आऊँ तुम सब जिंदगी से बाहर आ जाओगे। सब जल्दी से फ़ोन लेकर बात करने निकल गए। विवान ने काम पूरा किया और अपने कैबिन से होता हुआ वो नव्या के कैबिन में जाने लगा और खुद से ही कहने लगा, इतना बिजी हो गया कि ध्यान ही नहीं रहा, अभी साथ में लेके चलता हूँ नव्या को, रास्ते में उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा, बहुत खुश हो जाएगी। ये सोचते हुए जैसे ही विवान नव्या के कैबिन में जाता है, पीछे से आवाज़ आती है, सर। विवान रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो टीना होती है। विवान ने कहा, टीना बोलो। टीना फाइल लेते हुए विवान को देते हुए कहती है, सर इस पर आपके साइन चाहिए थे। विवान बोला, लाओ। विवान वो फाइल लेता है और पढ़ने के बाद उस पर साइन कर देता है। ऐसा नहीं था कि विवान को भरोसा नहीं है अपने एम्प्लॉय पर सब पर उसे बहुत लॉयल है, पर विवान अपना फ़र्ज समझ के सब पढ़ के ही साइन करता था। विवान ने साइन किए तो टीना बोली, थैंक यू सर। विवान ने कैबिन में दरवाज़ा खुला ही था कि टीना ने कहा, सर नव्या तो पहले ही चली गई। विवान हैरानी से बोला, पहले ही चली गई? टीना ने कहा, सर नव्या 1 घंटे पहले ही निकल गई। उसने कहा उसे कुछ काम है और उसने कहा था कि आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए कुछ नहीं कहा।
विवान मनी मन, नव्या मुझे बिना बताए गई, वो बहुत हर्ट हो गई है, मुझे उससे बात करनी होगी। विवान ने टीना को थैंक यू बोला और घर के लिए निकल गया। वहाँ नव्या घर आ गई थी और कुछ देर में अपने काम में लग गई। नव्या ने लैपटॉप हाथ में ले रखा था और वो कुछ ढूंढ रही थी कि नव्या को देख ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देर से कोशिश कर रही है, पर उसे कुछ हाथ नहीं लग रहा था। नव्या, इतना आसान नहीं है, पर मैं करके रहूंगी, उसने खुद से ही कहा और फिर लग गई। कुछ देर करते करते वो एकदम से रुकी और कहा, मिल गया। उसने उसे देखा और फ़ोन लगाते हुए कहा, मुझे अभी के अभी इसकी सारी डिटेल्स चाहिए, मैं सेंड कर रही हूँ। नव्या ने फ़ोन काटा और कुछ सेंड कर दिया। कुछ देर में मैसेज आ गया, जिसे देख नव्या खुश हो गई और खुद से बोली, अब तुम बस देखते जाओ ससुर जी, आपकी बहू क्या करती है। उसने लैपटॉप बंद किया और वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। नव्या उठी और उठकर बाथरूम चली गई। वो जैसे ही लौटी किसी ने उसे पकड़ लिया। नव्या पहले तो डर गई, पर फिर उस स्पर्श से वो शांत हुई। नव्या ने कहा, आप आ गए। विवान बोला, पर मुझे बिना बताए क्यों आ गई। नव्या, मुझसे नाराज हो। नव्या बोला, नहीं विवान, ऐसा नहीं है, वो बस काम था तो घर जल्दी आ गई और कुछ नहीं। नव्या ने कहा और जाने लगी कि विवान ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा है और इसलिए मुझे मेरी सज़ा भी मंजूर है। नव्या पलट के देखा तो विवान नीचे मुंह किए खड़ा था, पर इस वक्त वो बहुत मासूम लग रहा था कि नव्या उसे देखते ही रह गई। विवान को ऐसे देख नव्या उसके पास आई और कहा, नहीं विवान, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो जब आपने ये बात कही तो एक पल को मेरे दिमाग में वही सब आ गया, पर फिर मैं इस बात से खुश थी कि उसको सज़ा तो मिली ना। माँ स्मृति को कुछ तो शांति मिली और उस दिन मैं उसे मारने ही गई थी। मैंने कोई गलती से उसे नहीं मारा, बल्कि मेरा मकसद ही था उसे मौत के घाट उतार देना। विवान हैरानी से उसे देखने लगा तो नव्या ने कहा, इतना शौक मत हो। मेरे साथ गलत करने वालों को एक बार मैं भूल भी जाऊं, पर मेरे अपनों को चोट देने वालों को मैं माफ़ नहीं कर सकती विवान। और कल हमें जो करना है उसके लिए मैंने सब तैयारी कर लिया है, तो तुम परेशान ना हो। नव्या फिर विवान के पास आई और कहा, बहुत प्यारे लग रहे हो, और उसके बाल बिगाड़ कर भाग गई। विवान देखता रह गया और फिर खुद से ही बोला, ऐसा क्यों लगा कि कुछ है जो मैं नहीं जान पाया हूँ। पर फिर वो फ्रेश होने चला गया। नव्या किचन में खाना गर्म कर रही थी और खुद से ही बोली, आज मैं क्या कह गई, अभी कुछ नहीं बता सकती। इस वक्त कुछ भी कहना या बताना सही नहीं होगा, जब तक हर गुनहगार को मैं मौत के घाट ना उतार दूं। नव्या का फ़ोन बजा तो उसने उसे रिसीव किया और कहा, क्या हुआ। अरे नहीं, कल उसे कुछ भी भनक ना हो, इतना ध्यान रहना, साथ ही अपना भी ध्यान रखना, ये काम इतना आसान नहीं है। ठीक है, मैं करती हूँ बाद में बात, अभी उसे ज़रा फड़फड़ाने दो। और फ़ोन रख देती है। फिर वो कहती है, आइए ससुर जी, और खाना लेकर कमरे में चली गई। रागनी शराब का गिलास हाथ में लेकर पीते हुए बोली, आज मैं तुमसे मिल नहीं पाई रमेश, पर जल्द ही मिलूंगी और मुझे जिसने भी रोका था उसे भी देख लूंगी। विवान, विवान, तुम आज पहली बार मेरे पते का काम किया है। जितने सालों से मैंने इस पल का इंतजार किया है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। क्या कहा था रमेश ने, देख लेंगे जान, रमेश देख लेंगे। और किसी को फ़ोन करके बोली, कोई भी वकील ना हो उसके लिए, समझे। और फ़ोन रख दिया और शराब पीते हुए कहा, बेबी, टिक टिक 1 2 3 एंड बूम। वहीं जहाँ रागनी अपनी सोच रही थी, वहीं कोई उसकी बात सुन कुटिल मुस्कान से मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल बूम होगा, पर किसका, कैसे, ये कल ही पता चलेगा। और हंस पड़ा। वहीं अंकुश घर से निकला, घर के लिए निकला, आज वो ज़्यादा ही लेट हो गया था। वो अपने थाने से निकला और घर की ओर चल दिया। अक्सर उसके साथ उसके जूनियर्स होते थे, पर देरी की वजह से अंकुश ने उन्हें घर भेज दिया था। वो घर आ रहा था और आज सुबह जो हुआ वो सोच रहा था। नेहा को लेकर उसका जो प्यार था, ये देख अंकुश बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, मेरी टैडी की। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और वहीं उतर गया। अंधेरा था तो उसे कुछ देर दिख नहीं रहा था। अंकुश इतना जान गया था कि हो ना हो ये सब रागनी ही कर रही है। वो पलट के जैसे ही वापस बैठने लगा कि पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे अंकुश एकदम लड़खड़ा गया। उसने पलट के देखा तो कुछ आदमी हंस रहे थे। अंकुश उन्हें देख रहा था। उसने अपना हाथ हटाया तो एक आदमी बोला, बड़ा कह रहा था ना कि मैं नौकर नहीं हूँ, अब तू क्या करेगा। उसने जैसे ही दोबारा डंडा उठाया, अंकुश ने पकड़ लिया और तोड़ते हुए बोला, ये गलत किया, बहुत गलत किया।
और उसके मुंह पर मार दिया। वहीं नेहा को बेचैनी होने लगी, उसका मन घबरा रहा था। वो बोली, कहाँ हो अंकुश, कहाँ हो? उसकी मन की बेचैनी बढ़ रही थी कि तभी उसे एक वीडियो आया। नेहा ने जैसे ही वो वीडियो खोला, उसके चेहरे पर डर और दर्द आ गया। वो चीख पड़ी, अंकुश! उसकी चीख सुन नव्या और विवान और दादाजी, निशा सब आ गए। नव्या ने नेहा को पकड़ा और कहा, क्या हुआ नेहा, क्या बात है, क्या हुआ है? नेहा रोते हुए बोली, अंकुश, अंकुश। सब हैरानी से देखने लगे तो विवान का चेहरा शक्त हो गया और उसने कहा, वीडियो वीडियो आया है तुम्हें? कोई नहीं। नेहा हैरानी से बोली, हाँ। विवान ने कुछ नहीं कहा और सीधे कमरे से निकल गया। बाकी सब भी परेशान हो गए कि क्या हुआ है। नव्या विवान के पीछे गई। नेहा को निशा संभाल रही थी। नव्या ने कहा, विवान रुक जाइए, क्या हुआ, बताइए मुझे। विवान बस चले जा रहा था कि तभी सामने से अंकुश आता दिख गया। नव्या बोली, भाई। नव्या की आवाज़ सुन बाकी सब भी आ गए। नेहा भागती हुई नीचे आई और अंकुश को देखा तो उसके सिर पर चोट थी, पर पट्टी करवा दी थी उसने। नेहा की आंखें भर गई। विवान बोला, अंकुश तो ठीक तो है ना? अंकुश ने कहा, विवान मैं ठीक हूँ, मामूली सी चोट है बस, तो इतना परेशान मत हो। विवान ने कुछ नहीं कहा और बस अंकुश के सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। अंकुश को सब ने पूछा पर नेहा एक जगह खड़ी थी। नव्या ने ये देख लिया था। वो समझ भी रही थी कि उसने अंकुश से कहा, भाई अब आप रेस्ट करो, हम सब चलते हैं। नव्या और दादाजी और निशा जाने लगे तो नेहा भी जाने लगी। तो नव्या ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? अंकुश भाई को कुछ चाहिए होगा तो तुम देख लेना, बाकी किसी का साथ होना ज़रूरी है ना। मैं रुक जाती हूँ, पर दादाजी को दवाई देनी है और निशा को आज कुछ काम है तो वो भी उसमें लग गई है। नेहा ने कुछ नहीं कहा तो नव्या ने उसे गले लगाया और कहा, गुस्सा होना पर मान भी जाना। हाँ, और चली गई। अब कमरे में बस नेहा और अंकुश थे। नेहा बस उसे देख रही थी। उसकी आंखें भर गई कि अंकुश धीरे से बोला, टैडी, और नेहा बस रो पड़ी। विवान वहीं दूसरी तरफ विवान कैसे जाना, नव्या को इतना तो समझ आ गया था कि आज जो कुछ भी हुआ है उसे वो इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। ये काम जिसने भी किया है उसने बहुत बड़ा आफत अपने सिर ले ली है। नव्या मन ही मन बोली, कृष्णा जी, विवान का ध्यान रखना, वो कुछ ऐसा ना करे जो उन्हें चोट दे। वहीं विवान ने किसी को फ़ोन किया और कहा, राहुल, मुझे अगले 5 मिनट में गोल गुम्बद वाले चौराहे पर मिलो और अपना सामान भी साथ ले आना। एक बात और, विशाल, निशा, नुहारिका, सबको यहाँ आने को बोलो जल्दी। राहुल समझ गया। राहुल आज समझ नहीं पा रहा था कि आज विवान क्यों सबको बुला रहा है, पर उसने इस वक्त को देखते हुए हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। विवान अपने आप में ही बोला, ये गलत किया तूने, बहुत गलत। मेरे परिवार पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। रमेश को बेल अब तक नहीं मिली थी। आज की रात उसके लिए बहुत बुरी बना दी थी विवान ने। रमेश का पारा चढ़ा हुआ था। वो अपने आदमियों से बोला, एक बार मैं बाहर आ जाऊं, फिर देखता हूँ तुम सबको। एक वकील नहीं कर पाए तुम, और किसने कहा कि ये उसको तो मैं ऐसे सज़ा दूंगा? वो सज़ा भी नहीं, वो सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमी बोलता है, सर सर वो रखा था। रमेश ने कहा, ये सर सर क्या कर रहा है, मरना है क्या तुझे? आदमी ने बोला, सर पता चल गया है कि किसने आपकी गाड़ी में वो। रमेश हैरानी से बोला, बोल कौन है वो, बोल। आदमी ने कहा, सर कोई रागनी नाम की औरत है। रागनी का नाम सुनते ही रमेश बोलता है, रागनी? वही निशा पर विवान। निशा ने कहा, विवान हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जब वो अपनी जगह सही है हो तो हम ऐसा कर रहे हो? राहुल बोला, हाँ विवान, हम सब जानते हैं वो कैसा इंसान है। तब भी विवान चुप था कि विशाल बोला, विवान सही कर रहा है, उसे ये भरोसा दिलाना है तो ये करना ही होगा। निशा बोली, हाँ भरोसा करना ही तो मुश्किल होता है। सब उसे देखने लगते हैं तो वो कहती है, अरे मेरा मतलब उस जैसे इंसान को भरोसा दिलाना आसान नहीं होगा। विवान बोला, तभी ये करना है। आज उसने जो किया है उसके बाद मेरा मन था कि जान ले लूँ उसकी, पर जब आग भड़कती है तो तबाही कर देती है, लेकिन अगर उसी आग में एक एक करके घी डालो तो वो धीरे धीरे पर जला जरूर देगी, और इसलिए कल नव्या जाएगी। विशाल ने कहा, पर विवान वो नव्या को देख चुका है, ऐसे में वो कुछ कर कि विवान बोला, विशाल नव्या को वो छू भी नहीं सकता, और रही बात उसकी सेफ्टी की तो नव्या अपने आप में इतनी सक्षम है कि उसे हाथ तक नहीं लगा सकता, पर फिर भी मेरी नज़र होगी उस पर। निशा बोली, पर अगर उसे हम पर शक हुआ तो? विवान बोला, नहीं होगा, क्योंकि कल के बाद वो ये सोच ही नहीं पाएगा कि असल में कौन है इसके पीछे। राहुल ने कहा, ठीक है मैं सब करता हूँ और कल से पहले देता हूँ।
विवान ने कहा और रोजी को आराम करने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। विवान निशा से बोला चल घर। फिर विशाल से तू भी चल, कुछ काम है तेरे से, आज वहीं रह ले। निशा ने एक नज़र विशाल को देखा, फिर गाड़ी में चली गई। विशाल ने कुछ नहीं कहा और चला गया। नेहा को इस तरह रोते देख अंकुश ने उसे गले लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ डैडी, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, और फिर मैं कैसे खुद को कुछ होने दे सकता था जब मेरे दिल पर तुम हो और जहाँ तुम हो मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। नेहा बोली, अंकुश, मैं जिसे भी अपना माना है वो या तो मुझे छोड़ गए या मैं दूर हो गई, मुझे तुमसे दूर नहीं होना। जानते हो वो वीडियो देख मेरी क्या हालत हो गई थी, ऐसा लगा कि मेरी सांसें रुक गई हो, नहीं खो सकती मैं तुम्हें अब नहीं, और रो पड़ी। तो अंकुश प्यार से बोला, नेहा। नेहा ने ऊपर देखा तो अंकुश बहुत प्यार से बोला, नेहा मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जानती हो क्यों? नेहा उसे देख रही होती है तो वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे दूर हूँ ही नहीं। जब जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो मैं बस दिल पर हाथ रखता हूँ और मेरी धड़कन तुम बन धड़कती हो। तो कैसे मैं तुमसे दूर हो सकता हूँ, बताओ ज़रा। अंकुश के ऐसे कहने से नेहा उसके गले लग गई और ज़ोर से। तो अंकुश बोला, आउच। नेहा एकदम से बोली, क्या हुआ, क्या हुआ? सॉरी सॉरी। तो अंकुश उसे देखकर हंस दिया। नेहा मुंह बना लिया। अंकुश ने उसे गले लगा लिया और कहा, बस यूं ही रहा करे डैडी, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नेहा ने कहा, अंकुश पर विवान भाई। अंकुश बोला, मैं जानता हूँ वो चुप नहीं बैठेगा, पर नव्या है अब उसके साथ। नेहा बोली, अंकुश मन ही मन, मेरी नेहा की आंखों में आंसू तूने दिए हैं, इसकी सजा तुझे मिलेगी रागनी। और नेहा को गले लगाए रखा। विवान घर आया तो विशाल से बोला, जा कुछ देर रेस्ट कर, मैं आया अभी, और कमरे में चला गया। निशा भी अपने कमरे में जाने लगी कि तभी एकदम से विशाल ने कहा, निशा। निशा के कदम वहीं रुक गए, वो पलटी भी नहीं। तो विशाल उसके पास आया और कहा, भरोसा टूटता है तो बेहद दर्द होता है, बिल्कुल, पर जब आपको ये जानकर करना हो तो जान ले लेता है। मैं जानता हूँ तुम सोच रही हो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पर निशा, भरोसा टूट गया है तुम्हारा और मेरा, सब कुछ खत्म हो गया। और ये कहकर विशाल वहाँ से चला गया। निशा की आंख भर गई और वो कमरे में चली गई। विवान कमरे में आया तो नव्या वहाँ नहीं थी। नव्या कहाँ गई, ये सोच ही रहा था कि उसकी नज़र बालकनी में गई। वो वहाँ चला गया। नव्या को सोता देख विवान के चेहरे पर एक सुकून आ गया। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। विवान उसके पास आया और धीरे से नव्या को देखते हुए कहा, मेरा इंतजार करते करते सो गई, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना देखना पड़ रहा है नव्या, पर जल्दी ही सब सही होगा। फिर मैं तुम्हें वो पूरा वक्त दूंगा जो सिर्फ आपका। और नव्या के माथे पर हल्के से किस किया, फिर उसे गोदी में उठा के वो बेड पर आराम से लाया ताकि वो उठे नहीं। उसने उसे लिटा दिया। नव्या को ऐसा देख वो मुस्कुरा दिया कि तभी नव्या का फ़ोन बज उठा। विवान ने देखा तो एक बार तो रख दिया, पर फिर बज उठा। विवान बोला, नव्या की नींद न खुल जाए। उसने फ़ोन लिया और बाहर लेके आया, और उसने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया वो कुछ कहता कि एक आवाज़ आई, मैम काम हो गया। विवान हैरानी से सुनने लगा और कहा, ठीक है। फ़ोन कट जाता है। विवान फ़ोन देखता है और फिर नव्या को देखने लगता है। अगले दिन जब नव्या की आँख खुलती है तो वो देखती है विवान वहाँ नहीं था। नव्या एकदम से उठ जाती है और कहती है, विवान कल आई ही नहीं और मेरी आँख कैसे लग गई। पर फिर वो देखती है कि वो बेड पर है तो वो सोचने लगती है कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और विवान निकलता है। उसने लोअर पहन रखा था और टॉवल से पोंछते हुए आता है तो नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, विवान आप। कि विवान नव्या को देख ऐसे कहता है, अरे सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम उठ गई हो, मैं बस। नव्या ने कहा, कोई बात नहीं, आप कपड़े पहन लो। विवान अब नव्या के पास आया तो नव्या की सांसें तेज हो गई। विवान ने नव्या को देखा, वो कुछ कहता है कि नव्या की चेहरे पर एक डर आ गया। वो कह नहीं पा रही थी, उसने आंखें बंद कर रखी थी कि वो बोली, नहीं 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 दीपक। यह सुनते ही विवान ने नव्या को देखा जो बहुत डर गई थी। उसने उसे पकड़ते हुए कहा, नव्या, नव्या। नव्या ने अपनी आंख खोली तो सामने विवान था। नव्या की आंख भर गई तो विवान ने बिना कहे बस उसे गले लगा लिया और वो उसे शांत करने लगा। विवान मन ही मन बोले, क्या हुआ है नव्या? विवान मन ही मन बोला, क्या हुआ है नव्या के साथ? ऐसा क्या किया है दीपक ने जो इतना डर गई है? विवान ने कहा, शांत हो जा नव्या, मैं तो बस यूं ही
तुम ऐसे। नव्या उसे पकड़ते हुए बोली। विवान और रो पड़ी। विवान को समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ, पर उसने नव्या को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, नव्या मुझे देखो। नव्या उसे देखने लगी तो विवान ने कहा, मैं नहीं पूछ रहा कि क्या हुआ, क्योंकि तुम्हें और दर्द नहीं दूंगा। जब तुम सही समझो मुझे बता देना, पर इस तरह आंसू मत बहाओ। नव्या ने कहा, नहीं मैं ऐसे नहीं देख सकता। नव्या बस उसे गले लगा लिया। तो विवान कुछ देर बाद बोला, वैसे मैं अभी शर्ट नहीं पहना हूँ। नव्या शर्मा गई। तो विवान ने कहा, बस यूं ही रहना। नव्या अब उठने लगी। फिर वो विवान को देखा और कहा, विवान आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? विवान ने बोला, क्यों? नव्या ने कहा, नव्या विवान कहा, क्यों? नव्या मैं क्यों नहीं विश्वास करूंगा तुम पर? मैं बहुत विश्वास करता हूँ तुम पर। नव्या ने कहा, और इसलिए कल आपने मेरे आए फ़ोन के बारे में नहीं पूछा ना? नव्या के मुंह से ये सुन विवान उसे देखता रह गया। नव्या ने कहा, सच नहीं छुपा रही, बस अभी वक्त नहीं है। सही, और इतना आप भी जानते हैं। विवान ने बोला, नव्या मैं चाहता तो कल ही जान लेता, पर मैं इतना जानता हूँ मेरी नव्या अगर विवान को कुछ नहीं बता पा रही है तो कोई वजह है, और मुझे बस इंतज़ार है उस बात का। नव्या के गाल पर किस करते हुए आई लव यू। और जब तक विवान समझ पाता नव्या बाथरूम में भाग गई। विवान हंसकर, आई लव यू मेरी जान। अंकुश को कुछ दिन अब घर पर रहना था। जैसे वो दादाजी संग करता था अब उसके संग हो रहा था। बेचारे को सूखी सूखी सब्जी खानी पड़ रही थी, जिसे देख दादाजी हंस रहे थे और अंकुश चिढ़ रहा था। नेहा उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुरा रही थी और निशा बहुत शांत थी। उसके मन में कल की बातें घूम रही थी कि विवान और नव्या भी आ गए। विवान ने कहा, अब कैसा है तू? अंकुश बोला, यार मैं चोट से इतना परेशान नहीं हूँ जितना इस नाश्ते से हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा। तो विवान मुस्कुरा दिया। नव्या ने कहा, भाई जल्दी से ठीक हो जाओ आप, फिर मेरे हाथ की चाय और पोहा देंगे आपको। हाँ, अंकुश ने कहा, बस तब तक तो यादों में ही मिलेगा ना? नव्या ने कहा, पहले सही हो जाए तब। फिर विवान ने निशा को देखा तो कहा, क्या बात है निशा, तू ठीक तो है ना? निशा को होश आया। उसने कहा, हाँ हाँ बस यूं ही। अब चल, कब चलना है? विवान और बाकी सब उसे देखने लगे तो उसने कहा, अरे मेरा मतलब था कि मुझे भी तो काम है, आज तो सोचा तेरे साथ निकल जाऊं। विवान बोला, हाँ हम चले। नव्या और विवान ने दादाजी को नमस्ते किया और निकल गए तीनों। जहाँ नव्या आज रमेश से एक बार फिर मिलने वाली थी, वहीं विवान के मन में क्या था कोई नहीं जानता था। और निशा, वो तो एक बार फिर से सबसे चुलबुली बन गई थी, पर उसकी आंखें बयां कुछ और कर रही थी। तो क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।